नमस्कार। जो बीजिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में जो बातचीत हुई है उसके बारे में चौंकाने वाली खबरें आ रही हैं। डिटेल्स अब आ रही हैं और उन दोनों के बीच में काफी हॉट टॉक हो गया, जिसे हिंदी में सामान्य में कहें तूतू मैमे टाइप से। तो वो तूतू मैमे जो हुआ वो उसकी खबर दी है हमारे उसमें एक अखबार है फाइनेंशियल टाइम्स ने, लंदन का है, बड़ा अखबार है, इंग्लैंड का प्रतिष्ठित अखबार है, और वो इस ढंग की जो अंदरूनी खबरें हैं वो निकाल के देता रहता है। तो फाइनेंशियल टाइम्स की जो खबर है वो हॉट टॉक की बात है, और हॉट टॉक जो हुआ है वो जापान को लेके हुआ है। शी जिनपिंग ने क्या क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप को, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया, और इस पूरी बहस के ये तूतू मैमे है, इसका क्या मायने है और इसका दूरगामी क्या इंपैक्ट होगा पूरे वर्ल्ड के भू राजनीतिक जो सिचुएशन है उस पे, इस सबको बिटवीन द लाइन समझना जरूरी है। तो दरअसल फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार जो बहस हो रही थी, शी जिनपिंग बहुत नाराज थे, और नाराजगी जो थी वो जापान की जो प्रधानमंत्री नहीं बनी है उन पे सनाए तकाइची, उनको लेकर नाराजगी थी, क्योंकि उन्होंने ये घोषणा कर दी उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद, जापान ने यह कह दिया कि अब वो हथियार जो है वो सिर्फ आंतरिक अपनी सामान्य सुरक्षा के लिए नहीं करेगा, बल्कि वरना फाइटर जेट भी बनाएगा, तमाम जो है वो अत्याधुनिक हथियार बनाएगा और निर्यात भी करेगा। तो दरअसल है क्या कि 1945 में जो द्वितीय विश्व युद्ध में जब जापान की हार हुई और उसके हिरोशिमा और नागासाकी पे जब बम गिराए गए थे, परमाणु बम, एकमात्र परमाणु बम अभी तक वही गिरे हैं इन्हीं दोनों में, और उसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया, जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। उसके बाद अमेरिका ने, और जो कह सकते हैं कि जो उसके सहयोगी थे, वो जापान में ये शर्तें थी कि वो अपना उस ढंग से मिलिट्री नहीं बनाएगा, क्योंकि उसके मिलिट्री ने बहुत तबाही की थी, और चीन में तो बहुत तबाही की, सिंगापुर से होते हुए, म्यांमार से होते हुए, और जो आज़ाद हिंद फौज है वो उनकी मदद कर रहे थे। और वो तो आप देखिए कि 1945 में अंडमान निकोबार के द्वीप तक पहुंच गए थे, मणिपुर तक वो उनकी वो फौज पहुंच गई थी। खैर, जब एक बार हार हुई तो हार हुई और वो सब बिखर गया, उसमें अभी बहुत ज़्यादा चर्चा की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, बैकग्राउंड थोड़ा सा बताया इसलिए कि आप समझ लें कि जापान की क्या ताकत थी, और चीन में सबसे अधिक तबाही जापान के कारण हुई थी। और वो जापान कोई मिलिट्री ताकत नहीं बन पाया, उसके बाद इंडस्ट्री ताकत बना, और उसकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो फिर से उठ खड़ा हुआ, और एक विश्व में जो है वो आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियल पावर के रूप में जो है वो है जापान। अब वो जापान जो है वो फाइटर जेट भी बनाएगा, तमाम लड़ाकू विमान से लेके और हथियार बनाएगा, और पूरी दुनिया में उसकी टेक्नोलॉजी है, और सप्लाई भी करेगा, एक्सपोर्ट भी करेगा। तो शी जिनपिंग की जो नाराजगी थी इसके लेके कि जापान को इसको रोको, और अमेरिका कहा था, ट्रंप का कहना था कि भाई उसका अपना हक है, अपने सुरक्षा के लिए कर रहा है, और वो उस पर हम रोक नहीं लगा सकते हैं। ताइवान पे तो मानना पड़ा ट्रंप को कि ताइवान को हथियार भी सप्लाई बंद कर दिया, ताइवान पे जो हड़काया, तो उसके बाद वो अमेरिका का बहुत बड़ा कहता है कि कैसे कैसे आप ताइवान को छोड़ सकते हो इतने साल में। लेकिन खैर वो छोड़ दिया, जापान को लेके है, और सबसे बड़ा खतरा है कि जापान एक आर्थिक ताकत है, और अगर वो आता है तो चीन के लिए मुश्किल हो सकता है। तो ये जो जापान को लेके पूरी बहस हुई है, लेकिन ट्रंप से कोई भरोसा नहीं मिला चीन को। और ये जो माना जा रहा है कि अब जो एक नया आप कह सकते हैं कि ध्रुवीकरण हो रहा है, जो क्वाड की मीटिंग बुलाई है यहाँ पे, जो भागे भागे रूबियो जो आए हैं भारत में, वो इसी सिलसिले में आए हैं कि चीन जिस ढंग से एग्रेसिव ढंग से बातचीत की ट्रंप के साथ, और ट्रंप उसमें अमेरिका चीन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
सिचुएशन ऐसी है कि वो कुछ नहीं कर सकता, चाह के भी नहीं कर सकता। जब ईरान का नहीं कर पाया तो फिर चीन तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी ताकत है। तो ऐसे में अब चीन को अगर कंटेन करना है तो क्वाड हो सकता है, क्योंकि क्वाड में भारत भी है और भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद लगातार रहा है। गलवान की घटना तो आप जानते ही हैं। बाकी वो अरुणाचल प्रदेश पे भी दावा करता है, भारत पे 1962 में हमला भी कर चुका है, अभी एक बड़े हिस्से पे उसने कब्जा भी कर लिया है। तो ये तमाम चीजें हैं जो भारत और चीन के दोस्ती को, मतलब हमेशा जो एक कहते हैं कि आप जो तैयारी भारत की है उसमें पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है। पाकिस्तान को देख के भारत अब तैयारी नहीं कर रहा है अपनी जो सैन्य तैयारी है, और वो उसका जो है कि चुनौती जो है वो चीन की तरफ से है। और जापान भी इसमें अब चूंकि हथियार की रेस में है, वहां बजट बढ़ा दिया गया है वो हथियार के निर्माण के लिए, निर्यात के लिए, R&D के लिए। तो जापान भी क्वाड में है, भारत भी है, अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है। तो ये अगर चारों मिल जाएं, और ये क्वाड बना ही था चीन सेंट्रिक, कि चीन का जो हेजेमनी जो है, जो वर्चस्व है, उसकी तानाशाही जो है वो जिस ढंग से बढ़ रहा है, अगर उसको कंटेन करना है तो एक ग्रुप होना चाहिए, और इसी के लिए ये क्वाड बना था। वो अलग बात है कि ट्रंप की गलतियों के कारण ही, उनकी जो जिस ढंग से वो एग्रेसिव उनका व्यवहार था प्रधानमंत्री मोदी के लिए, भारत के लिए, उसके जो लोग जिस ढंग से बोल रहे थे, जिस ढंग से टैरिफ लगा दिया था रूस से तेल आयात करने पे 25%, और चीन आयात कर रहा था रूस से तो उस पर कोई टैरिफ नहीं लगा पाए थे। तो इन सब चीजों की वजह से वो सारा का सारा ठंडे बस्ते में चला गया था। और जो सितंबर में पिछले साल होनी थी कि क्वाड की बैठक होती थी, उसमें वो राष्ट्राध्यक्षों की, जिसमें ट्रंप भी होते, मोदी भी होते, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी होते, लेकिन वो नहीं हो पाई। अब इनको याद आया है कि भाई क्वाड ही है जो अब चीन को रोक सकता है। बाकी यूरोप पूरा सरेंडर है चीन के सामने में, अफ्रीका में तो कोई देश ही नहीं ऐसा है जो कर सके, कहीं कोई एक देश नहीं है जो चीन के खिलाफ या चीन के खिलाफ जो गुटबाजी में अमेरिका के साथ हो। एकमात्र देश है वो भारत है, और जापान साथ में जुड़ जाएगा, और जापान भारत की दोस्ती बहुत गहरी है, ऑस्ट्रेलिया से भी हो रही है। तो ये पूरा का पूरा एक इक्वेशन जो है वो नया बन रहा है। इस बार अब कल बैठक आज है, और बैठक के बाद जो क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक है उसमें क्या क्या मुद्दे उठते हैं वो देखना महत्वपूर्ण होगा। इस संदर्भ में जो शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात है उसके संदर्भ में ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, और हो सकता है कि इस साल सितंबर, अक्टूबर, अगस्त कभी भी जो क्वाड के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक भी एक हो, क्योंकि एक अब अमेरिका को एकमात्र यही बात चीज नजर आ रही है जिससे कि चीन को रोका जा सकता है। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।